नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। पिछले साल 14 फरवरी को पुलवामा में हुए आतंकी हमले के मामले में एनआईए ने आज जम्मू की स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक एनआईए ने इस मामले में 13,500 पन्नों की चार्जशीट दायर की है, जिसमें 20 आतंकियों के नाम है। इनमें जैश के सरगना मसूद अजहर और उसके डिप्टी रऊफ असगर के भी नाम है। पिछले साल 14 फरवरी को हुए इस आत्मघाती हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। यह हमला सीआरपीएफ के काफिले पर घात लगाकर किया गया था। जानकारी के मुताबिक एनआईए इस चार्जशीट के साथ सबूत के तौर पर कॉल रिकॉर्डिंग, व्हाट्सएप चैट और आतंकियों के फोटो और वीडियो भी कोर्ट में पेश करेगी। फोटो में आतंकियों के बॉर्डर पार करते समय के पैर के निशान हैं, जबकि आतंकी उमर फारूक के फोन से जो व्हाट्सएप चैट मिला है उसमें पाकिस्तान में बैठे जैश के हैंडलर को मैसेज भेजा गया था कि उन्होंने बॉर्डर क्रॉस कर लिया है। जम्मू एनआईए कोर्ट के सामने ही समय कर रहे हैं और 5,000 पन्नों को यहाँ से ले जाया जा रहा है। एनआईए की टीम जो कुछ ही पल पहले यहाँ पर पहुंची है, तो उन पन्नों को ले जाया जा रहा है यहाँ से टीम के जरिए। और बेसब्री से इंतजार था, 1 साल से ज्यादा हुआ है। 2019 में 14 फरवरी को ये 5,000 पन्ने हैं जो आज एनआईए कोर्ट के अंदर जा रहे हैं और उनके मुलजिमों के नाम इस ट्रंक के ऊपर लिखे हुए हैं। और 20 से ज्यादा लोग जो हैं इसमें शामिल है। यही है वो चार्जशीट, ये 5,000 पन्नों की यही है वो चार्जशीट। और लगभग आप देखिए कि 20 से ज्यादा लोगों का नाम जो इसमें बताया जा रहा है। और आपको बता दें कि जैश के जो चीफ है मुलाना, आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर उन डॉक्यूमेंट्स को यहाँ से लेकर जाया जा रहा है। और ये वो 5,000 पन्ने हैं जो आज खोलेंगे कोर्ट में और पता चलेगा कि आखिर इतने बड़े दर्दनाक हादसे को अंजाम किसने दिया। और कैमरे में अब साफ तस्वीरों में नजर आ रहा है कि किस तरीके से उन 5,000 पन्नों को ट्रंक और पेटियों में लेकर जाया जा रहा है। आज आखिरकार वो पन्ने खुल ही जाएंगे और पता चलेगा कि आखिर इससे दर्दनाक हादसे को किसने अंजाम दिया। तो पुलवामा केस में हुई चार्जशीट पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। नीतीश दिल्ली से अपडेट के लिए जुड़ रहे हैं, साथ ही जम्मू से जुड़ रहे हैं पवन हमारे सहयोगी। पवन, सबसे पहले आपका ही रुख करूंगी, ये जो तस्वीर जारी हुई है और जो तमाम जानकारियां आ रही हैं उसको किस तरह से पुख्ता करते हैं वो सबूत जो हासिल हुए हैं इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में? देखिए, एनआईए की टीम इस समय जो एनआईए की स्पेशल कोर्ट जम्मू है यहाँ पर पहुंची हुई है और जो डिजिटल एविडेंस से वो लेकर जहाँ पहुंचे, मैं आपको कैमरामैन से कहूँगा वो बता देगा। ये वो जिला जम्मू कोर्ट का परिसर है और इसके साथ ही एनआईए कोर्ट का साथ में ये वाला पूरा वो उसका चैम्बर है जहाँ पर जो टीम एनआईए की पहुंची हुई है। और यहाँ पर जो डिजिटल एविडेंस से वो लेकर पहुंचे हैं, पुख्ता सबूत इस समय एनआईए के पास हैं, जिसमें वीडियो चैट्स हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, व्हाट्सएप चैट्स हैं, व्हाट्सएप के मैसेज हैं। तो एक एनआईए पूरा डिजिटल एविडेंस के साथ जहाँ पहुंची है, 20 लोगों के जो नाम थे इसमें वो शामिल किए गए हैं आरोपियों में। और लगभग 13,500 पन्नों की जो चार्जशीट है वो यहाँ पर सबमिट की गई है। पूरा सामान जो है एनआईए की टीम लेकर यहाँ पहुंची थी। और एनआईए की टीम पिछले काफ़ी समय से एनआईए जब ये हमला हुआ था उसके बाद जांच कर रही थी, उसके बाद ही यहाँ पर एनआईए जो सबूत जुटाना शुरू हुई थी। और अब आज का दिन जो था वो अहम इसलिए है कि पुलवामा हमले की चार्जशीट जहाँ जम्मू एनआईए कोर्ट में एनआईए की टीम ने चार्जशीट फाइल कर दी है। टीम पूरी समय अंदर है और जो एनआईए स्पेशल कोर्ट के जज हैं उनके सामने एविडेंस जो है वो रखे जा रहे हैं। एक एक करके एनआईए की टीम जो है वो जितने भी एविडेंस है वो उनके सामने रख रही है। और इस समय की अगर हम बात करें तो एनआईए की स्पेशल अफसर्स जो दिल्ली और जम्मू से हैं वो इस समय कोर्ट के भीतर हैं। और जो सामान जो और इस पर लगातार निगाह बना के रखिएगा पवन। आगे आपसे मैं जुड़ूंगी जानकारियां लेने के लिए। इधर पुलवामा हमले की जांच कर रही एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक पुलवामा हमले के बाद आतंकी और बड़े हमले की साजिश रच रहे थे, लेकिन बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद आतंकी संगठन जैश ने डरकर अपनी योजना रोक दी। और इसके अलावा एनआईए की जांच में यह भी पता चला है कि पुलवामा के रहने वाले 50 साल के तारिक अहमद शाह और उसकी बेटी इंशा जहां ने आतंकियों को अपने घर में रखा और उन्हें सारी जरूरी सुविधाएं मुहैया करवाई। तारिक अहमद के घर पर आत्मघाती हमला करने वाला आतंकी आदिल अहमद डार, पाकिस्तानी आतंकी उमर फारूक और आईडी बनाने में एक्सपर्ट कामरान 2-3 दिन रुके थे और यहीं पर सीआरपीएफ के काफिले पर हमले की साजिश रची गई थी। जांच में यह भी पता चला कि इंशा जहां आतंकी उमर फारूक से फोन और सोशल मीडिया के जरिए जुड़ी थी,
नीतीश हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस पर जुड़े हुए हैं। नीतीश, अगर एयर स्ट्राइक ना हुई होती तो और भी इस तरह के हमले होते, तो इसका मतलब ये कि आतंकियों को करारा जवाब पुलवामा अटैक के बाद मिला और उनकी आतंकी गतिविधियों पर एक तरह से ब्रेक लगा। जी बिल्कुल, देखिए ये डेटरेंट के तौर पर एक इस्तेमाल हो गया जब भारत ने 26 फरवरी 2019 को एयर स्ट्राइक किया था पुलवामा हमले के बाद। पुलवामा हमला 14 फरवरी 2019 को अंजाम दिया था जैश ने। उसके बाद भारत ने रिटेलिएशन में मैसिव एयर स्ट्राइक किया था जिसमें काफ़ी तादाद में जो आतंकी मारे गए थे। उसी बीच उन लोगों ने प्लानिंग कर ली थी कि जो पुलवामा हमला 14 फरवरी का था उसके बाद मार्च 2019 में, मतलब नेक्स्ट मंथ ही एक और बड़ा हमला करेंगे जिसका जो क्वांटम होगा वो इससे भी बड़ा होगा, जिसकी इंटेंसिटी इससे भी ज़्यादा होगी। लेकिन जैसे भारत ने एयर स्ट्राइक किया उसके बाद इसने डेटरेंट के तौर पर काम किया और जैश को अपना प्लान जो है वो कैंसिल करना पड़ा। तो जाहिर तौर से जो एक और प्लानिंग थी जैश की वो अबॉर्ट करना पड़ा सिर्फ एयर स्ट्राइक की वजह से। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जितने जो चीफ कॉन्स्पिरेटर थे जैसे उमर फारूक हो गया, इसके अलावा आदिल अहमद दार जो सुसाइड बॉम्बर था उसमें मारा ही गया था, इसके अलावा मुदस्सर था वो भी मारा गया। जितने भी की कॉन्स्पिरेटर थे वो सब ऑलरेडी इनकाउंटर में सुरक्षा बलों के साथ कश्मीर में मारे जा चुके। टोटल 12 लोकल हैं। इसके अलावा जो 29 लोगों के खिलाफ टोटल चार्जशीट हुई है उसमें 17 पाकिस्तानी हैं और बाकी 12 जो हैं लोकल जो कश्मीरी थे। ये सब जो है लॉजिस्टिक्स मुहैया कराने में, इसके अलावा आईडी बनाने में, सामान लाने में और लगातार जो ट्रांसपोर्टेशन का काम था एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में। जैसे इकबाल अहमद राथेर नाम का जो शख्स गिरफ्तार किया गया जो अक्यूज है इसमें, वो उमर फारूक को जब जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर से आया तो उसने ट्रांसपोर्टेशन करके लॉजिस्टिक्स मुहैया कराकर उसको पुलवामा पहुंचाया था। तो ये पूरी साजिश बेनकाब हुई एनआईए की जांच के तहत और पिछले साल 14 फरवरी को हुए आतंकी आत्मघाती हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। एनआईए ने पिछले 1.5 साल में इस मामले की जांच के सबूत जुटाए हैं। एनआईए को जो सबूत मिले हैं उसके मुताबिक पुलवामा हमले में शामिल आतंकी अमावस की रात अंधेरे का फायदा उठाकर भारतीय सीमा में दाखिल हुए थे और इसके लिए आतंकियों ने सीमा पर लगी बाड़ को काटा था। भारतीय सीमा में घुसने का वीडियो आतंकी उमर फारूक के फोन से सुरक्षा एजेंसियों को मिला था। इस फोन से व्हाट्सएप चैट में भी जो जानकारियां मिली हैं उसमें घुसपैठ के दौरान लगातार जैश के हैंडलर से उसका जुड़ाव देखा गया। उस व्हाट्सएप चैट में भारतीय सीमा में घुसने के बाद आतंकी उमर फारूक ने व्हाट्सएप पर विस्फोटक के पहुंचने की जानकारी दी थी और इसके अलावा एनआईए के पास सबूत के तौर पर सीमा पर मिले आतंकियों के पैरों के निशान के फोटो भी हैं। साथ ही एनआईए ने आतंकियों के पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर से बातचीत की कॉल रिकॉर्डिंग भी जुटाई है। This is in fact a reiteration of the fact that there are certain foreign sponsored agencies behind all this mischief happening, and to those of the Kashmir apologists, be they in the Congress party or in the so-called intelligentsia, this is yet another eye opener.